हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप कुमार गौर और स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं मैट्रिक्स पर। और आज की वीडियो हम देखने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स क्या होता है। दोस्तों, आज की वीडियो हम कवर करेंगे डिटर्मिनेंट्स की डेफिनेशन, साथ ही साथ देखेंगे डिफरेंस बिटवीन अ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। इसके अलावा देखेंगे कि किसी भी डिटर्मिनेंट का माइनर और कोफैक्टर किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। साथ ही साथ देखेंगे डिटर्मिनेंट को किस तरह से एक्सपांड किया जाता है और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। तो इस वीडियो में हम इतने सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। और दोस्तों, आने वाले वीडियोस में हम जो देखेंगे उसमें होगा हमारा एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स और साथ ही साथ इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो यदि आप मैट्रिक्स का एडजॉइंट या फिर इन्वर्स निकालना चाहते हैं तो डिटर्मिनेंट्स का जो कंसेप्ट होता है वो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो आज की वीडियो आप लास्ट तक बने रहिएगा। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखते हैं डिटर्मिनेंट्स की डेफिनेशन क्या होती है या फिर डिटर्मिनेंट्स क्या होता है। द डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज अ स्केलर नंबर obtained from the elements of a matrix by specified operations which is characteristics of the matrix. The determinants are defined only for square matrix. It is denoted by DET, that means डिटर्मिनेंट का शॉर्ट फॉर्म है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। और इस तरह का एक सिंबल होता है जो वर्टिकल बार की तरह हम दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो वर्टिकल बार के बीच में आपको क्या लिखना है, मैट्रिक्स का नाम लिखना है जिसके ऊपर आप डिटर्मिनेंट्स को अप्लाई कर रहे हो। और यहाँ पे कभी कभी डेल सिंबल का यूज भी किया जाता है फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। देखिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, किसी भी मैट्रिक्स का आप क्या कर सकते हो, डिटर्मिनेंट्स निकाल सकते हो। लेकिन ये जो मैट्रिक्स होती है वो किस तरह की होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, जब भी आप डिटर्मिनेंट्स पर बात करोगे या फिर किसी मैट्रिक्स पर बात करोगे जिसके लिए आपको डिटर्मिनेंट्स निकालना है तो वह मैट्रिक्स किस तरह की होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे बराबर होने चाहिए। ठीक है, जो भी डिटर्मिनेंट्स होता है या जब भी हम डिटर्मिनेंट्स पर बात करते हैं तो उसको हम इस तरह से सॉल्व करते हैं कि वहाँ पर एक नंबर हम निकाल सकते हैं। मीन्स उस मैट्रिक्स की या उस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या होती है उस वैल्यू को हम एक नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि यदि हम मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स के डिफरेंस के बारे में बात करें तो यही डिफरेंस होता है कि मैट्रिक्स को हम सॉल्व करके एक पर्टिकुलर एक नंबर नहीं निकाल सकते लेकिन डिटर्मिनेंट्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखेंगे हम किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला तो क्या है, आपको क्या ध्यान रखना है कि जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उसी के लिए आप डिटर्मिनेंट्स को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट करने के, डिनोट करने के तीन तरीके हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। लेकिन मोस्टली जो हम सिंबल यहाँ पे यूज़ करते हैं वो इस तरह का सिंबल यूज़ करते हैं कि दो लाइन के बीच में आपको कोई भी जो मैट्रिक्स है जो डिटर्मिनेंट्स का नाम है उसको आपको देना है। ठीक है, तो वर्टिकल बार के बीच में आपको इस तरह से लिखना है। तो हम भी हमारे एग्जाम्पल में इसी सिंबल का यूज़ करेंगे। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, मान लिया मैट्रिक्स है हमारे पास ए। अब मैट्रिक्स का सिंबल किस किस तरह से रहता है, इस तरह आपने देखा होगा स्क्वायर ब्रैकेट की तरह रहता है। ठीक है, यहाँ पर आप एलिमेंट लिखते हैं, मान लीजिए A11 है, A12 है, A21 है और A22 है। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है जिसका साइज क्या है, 2x2 है। ठीक है, अब यदि हम इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में शो करें तो हमको कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे जो एलिमेंट्स आते हैं वो इस सिंबल के बीच में आएंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिखेंगे A11, A12, A21, A22। अब ये जो मैट्रिक्स होती है इसको हम सॉल्व करके एक सिंगल एलिमेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते लेकिन डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, जैसे यहाँ पे चार एलिमेंट है, यहाँ पे भी ऑर्डर पर डिपेंड करता है, जैसे सिंगल ऑर्डर है या फिर दो ऑर्डर है या तीन ऑर्डर है। दैट मीन्स यहाँ पे 2x2 है या 3x3 है, उस हिसाब से इसको एक्सपांड किया जाता है। तो वो हम आने वाले टॉपिक में देखेंगे। अभी जैसे मान लो 2x2 का है तो इसको कैसे एक्सपांड करोगे, A11 का मल्टीप्लाई होता है A22 में, तो यहाँ पे A11 का मल्टीप्लाई हो जाएगा A22 में। फिर ये पॉजिटिव है तो अगला सिंबल क्या होता है, माइनस का आता है। फिर A21 का मल्टीप्लाई होता है A12 में, A21 का मल्टीप्लाई होगा A12 में। तो इस तरह से आप डिटर्मिनेंट को ओपन कर सकते हो लेकिन मैट्रिक्स को हम इस तरह से ओपन नहीं कर सकते। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए A है और यहाँ पे कोई मैट्रिक्स है 4 1 3 2, ये मैट्रिक्स आपको दी हुई है। तब इस मैट्रिक्स पर आप
कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि आप मैट्रिक्स का एडिशन कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर सकते हो, लेकिन इसको एक सिंगल एलिमेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सिंगल एलिमेंट में कन्वर्ट करने के लिए इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना जरूरी है। तो मान लीजिए हमने इसको इस तरह से लिखा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब हमने यहाँ पे लिखा है 4 1 3 2। तब इसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है? 4 का मल्टीप्लाई किससे होगा? 2 से, तो कितना आ गया? 8। फिर क्या आएगा? माइनस 3 का मल्टीप्लाई किससे होगा? 1 से, कितना आ गया? 8 माइनस 3 इक्वल टू क्या आ गया? 5। तो ये एक नंबर के फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये होता है डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। और ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही निकाला जाएगा। अब डिटर्मिनेंट्स के जो मेन कंसेप्ट होते हैं वो होते हैं माइनर एंड कोफैक्टर, ठीक है। तो देख लेते हैं माइनर और कोफैक्टर किस तरह से निकाला जाता है। द माइनर ऑफ एन एलिमेंट aij इन अ गिवन डिटर्मिनेंट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n-1 इंटू या क्रॉस n-1 ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग द ith रो एंड jth कॉलम ऑफ a m क्रॉस n। देखिए, जब भी आपको किसी दी हुई डिटर्मिनेंट के एलिमेंट का माइनर निकालना है, ठीक है, जो माइनर और कोफैक्टर होता है वो हमेशा किसका निकाला जाता है? जो भी आपको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है उसके एलिमेंट्स का निकाला जाता है। जितने भी एलिमेंट होते हैं हर एक एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर आप निकाल सकते हैं। तो निकालने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले देखिए, जिस एलिमेंट का आपको निकालना है उस एलिमेंट को आपको देखना है कि वो किस रो और किस कॉलम में है। तो सबसे पहले उस रो और उस कॉलम को वहां से डिलीट करना है। डिलीट करने का मतलब होता है पर्टिकुलर एलिमेंट जिस रो या जिस कॉलम में है उस रो और कॉलम को इग्नोर करना है। अब बाकी जो मैट्रिक्स बची है, ये जो डिटर्मिनेंट बचा है वो क्या बचेगा? n-1 क्रॉस n-1 का बचेगा, क्योंकि आप एक रो और एक कॉलम को यहाँ से हटा दे रहे हैं, ठीक है। तो इसके बेस पर अब आपको उसका वैल्यू निकालनी है, वह क्या कहलाएगी? माइनर कहलाएगा, ठीक है। कोफैक्टर थोड़ा सा इससे डिफरेंस होता है, उसको अभी आगे देखेंगे। पहले देखते हैं माइनर किस तरह से निकाला जाता है। देखिए, अब मान लीजिए माइनर आपको निकालना है 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट्स का, ठीक। तो यहाँ पर हम एक बना लेते हैं। यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है A11, A12, A21, A22। ये आपको क्या दिया हुआ है? एक 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। अब इसमें यदि आप माइनर निकालना चाहते हैं तो कितने माइनर निकल सकते हैं? जितने एलिमेंट होते हैं उतने माइनर यहाँ पे निकल सकते हैं। तो यदि हम यहाँ पे लिखें माइनर ऑफ A11, यदि आप A11 एलिमेंट का माइनर निकालना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि A11 जिस रो और जिस कॉलम में है उसको आपको डिलीट करना है। डिलीट करने का मतलब होता है उसको आपको कंसीडर नहीं करना है। तो A11 कहाँ है? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। ये मान लीजिए हमारी फर्स्ट रो है, इसको हमने हटा दिया, और फर्स्ट कॉलम है, इसको हटा दिया, ठीक है। तो देखिए क्या बचा आपके पास? A22 बचा। दैट मीन्स इसका जो माइनर है वो क्या निकलेगा? A22 निकलेगा, ठीक है। इसी तरह माइनर ऑफ यदि A12 निकालना है, और यदि A12 निकालना है इसका मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हमने यहाँ से हटा दिया, तो क्या बचा? A21 बचा, ओके। इसी तरह यदि माइनर ऑफ निकालना है A21, इसका मतलब क्या होगा? फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो, इसको हटा देना है। दैट मीन्स एलिमेंट क्या बचा? A12। फिर लास्ट में एलिमेंट कौन सा है? A22। यदि इसका हमको माइनर निकालना है, इसका मतलब सेकंड रो और सेकंड कॉलम को हटा देना है। मीन्स जिस एलिमेंट का आप माइनर निकाल रहे हो वह एलिमेंट जिस रो या जिस कॉलम में होता है उसको आपको इग्नोर करना है, और बाकी जो बचा उसके बेस पर आपको माइनर निकालना है। तो यहाँ पे क्या बचेगा? A11। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। मान लीजिए डिटरमिनेंट A, और यहाँ पर आपको दिया हुआ है 3 1 -2 4, ठीक है। अब हर एक एलिमेंट का माइनर निकालते हैं, तो माइनर ऑफ 3 यदि हम निकालते हैं तो देखिए 3 कहाँ पर है? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देते हैं, तो क्या बचेगा? 4, ओके। माइनर ऑफ 1 निकालते हैं, तो 1 कहाँ पर है? फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है, तो क्या बचा? -2 बचा। माइनर ऑफ -2 निकालते हैं, -2 कहाँ पर है? फर्स्ट कॉलम में और सेकंड रो में,
तो इन दोनों को छोड़ने के बाद क्या बचेगा 1। लास्ट में निकालते हैं 4 का माइनर। 4 कहाँ पर है, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में, क्या बचेगा 3। ठीक, तो ये है माइनर। ये अभी हमने किसके लिए देखा है, 2x2 के डिटर्मिनेंट के लिए देखा है। यही हम देखते हैं अब 3x3 के लिए। 3x3 के लिए देखते हैं, तो मान लीजिए कोई एग्जांपल देख लेते हैं, या पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर एलिमेंट क्या क्या होगा, A1 मान लिया, B1 मान लिया, C1 मान लिया, A2 मान लिया, B2 मान लिया, C2 मान लिया, A3, B3 और C3 मान लिया। ठीक है, अब यदि देखिए अब यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 9 एलिमेंट है, तो 9 ही एलिमेंट का आप क्या निकाल सकते हो, माइनर निकाल सकते हो। एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे निकालना माइनर ऑफ A1। अब जो A1 है, तो A1 कहाँ पर आपको दिख रहा है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में दिख रहा है। तो फर्स्ट रो को आपने छोड़ दिया और फर्स्ट कॉलम को आप छोड़ दीजिए। तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हमने छोड़ दिया, तो क्या बचा B2, C2, B3 और C3। ठीक है, अब ये हो गया आपका 2x2 का डिटर्मिनेंट। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, B2 मल्टीप्लाई C3 माइनस B3 मल्टीप्लाई C2। ठीक है, यदि हम माइनर ऑफ निकालना चाहते हैं किसी और एलिमेंट को, आप मान लीजिए हमने निकालना चाहते हैं C2 का। ठीक है, तो C2 का यदि आप निकालना चाहते हो तो C2 किस रो में है, उस रो को आप छोड़ दीजिए। तो C2 है आपकी सेकेंड रो में। ठीक है, और C2 किस कॉलम में है, थर्ड कॉलम में है, तो इसको छोड़ दीजिए। क्या बचेगा A1, B1, A3, B3। इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या जाएगा A1 मल्टीप्लाई B3 माइनस A3 मल्टीप्लाई B1। ये क्रॉस में करते हैं, है ना। इस तरह अगर 4 एलिमेंट है आपके पास तो इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं, फिर बीच में माइनस आता है और इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं। ठीक, तो इस तरह से आपको क्या निकालना है, माइनर निकालना है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए आपको माइनर निकालना है B3 का। तो B3 का निकालना है, तो B3 किस रो में है, लास्ट वाली रो में है। ठीक है, तो इस रो को कंसीडर नहीं करेंगे B3 के लिए। और B3 किस कॉलम में है, सेकंड कॉलम में है, तो सेकंड कॉलम को छोड़ देते हैं। तो क्या बचेगा यहाँ पे A1, C1, A2, C2। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा A1 मल्टीप्लाई C2 माइनस A2 मल्टीप्लाई C1। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ A आपको दिया हुआ है 3, 2, 1, 0, 1, -2, 1, 3, 4। अब 9 एलिमेंट है, 9 एलिमेंट का ही आप माइनर निकाल सकते हैं। हम किसी एक दो का निकाल के देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे निकालना है माइनर ऑफ 3, पहले वाले एलिमेंट का। ठीक है, हम यहाँ पे किसका निकाल रहे हैं, A11 का निकाल रहे हैं, तो क्या है 3 है। अब देखिए 3 है तो इस रो और इस कॉलम को आपको छोड़ देना है। ठीक है, तो 3 कहाँ पर है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आप छोड़ दोगे, क्या बचेगा, इतना बचेगा। तो इसको आप लिख लीजिए 1 - 2 3 4। इसको यदि आप सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा 1 × 4 4 माइनस 3 × -2 कितना आएगा 6। 4 माइनस माइनस 6 ये हो जाएगा प्लस, प्लस 6 प्लस 4 कितना आएगा 10। एक और निकाल के देख लेते हैं। माइनर ऑफ, मान लीजिए हमको निकालना है -2 का। ठीक है, माइनर ऑफ -2। -2 कहाँ पर है, -2 है आपका सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में। तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को छोड़कर क्या बचेगा 3, 2, 1 3। ओके, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा 3 × 3 9 माइनस 1 × 2 कितना आएगा 2। टोटल कितना जाएगा ये 7। ठीक, तो इस तरह से आप क्या निकाल लोगे, माइनर निकाल लोगे। अब माइनर के बेस पर ही क्या निकाला जाता है, कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है, द स्केलर्स Cij = -1 raised to i + j
माइनर ऑफ ए आई जे, ये पूरा आपका इक्वेशन है जिसके बेस पर आपको क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। आर कॉल्ड द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ए आई जे ऑफ द मैट्रिक्स ए। देखिए हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है ए, अब यहाँ पे हम कंसीडर कर ले रहे हैं 3x3 का, तो यहाँ पे एलिमेंट क्या क्या हो सकते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, और यहाँ पर आएगा A31, A32, A33। ठीक है, ये आपका डिटर्मिनेंट है। अब इसमें भी जितने एलिमेंट है उस सारे एलिमेंट का आप क्या निकाल सकते हो, कोफैक्टर निकाल सकते हो। मान लीजिए हमको निकालना है कोफैक्टर ऑफ A11, तो देखिए ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान देना है। यदि हम A11 का निकाल रहे हैं, इसका मतलब I की वैल्यू क्या है 1 और J की वैल्यू भी क्या है 1। यहाँ पे I की वैल्यू भी क्या हो गई है 1 और J की वैल्यू भी क्या हो गई है 1। तो यहाँ पे हमको क्या लिखना है, -1 रेस टू क्या है I प्लस जे, मीन्स हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 + 1। ठीक है, माइनर ऑफ ए आई जे, माइनर ऑफ ए आई जे मीन्स माइनर ऑफ क्या आएगा यहाँ पे A11 आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे आएगा -1 1 + 1 का स्क्वायर, और माइनर ऑफ A11 क्या रहेगा, तो A11 जिस रो और जिस कॉलम में है उसको छोड़ने के बाद क्या बचा, A22, A23, A32, A33। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये जो टोटल निकल कर आएगा ये क्या कहलाएगा, A11 का कोफैक्टर कहलाएगा। ठीक, यदि आप किसी और एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना चाहते हैं तब भी आपको यही फॉर्मूला निकालना है। जैसे मान लीजिए कोफैक्टर ऑफ हम निकालना चाहते हैं A23 का कर लेते हैं। ठीक है, तो A23 का यदि हम निकालते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा -1। अब देखिए I प्लस जे, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 + 3, और माइनर ऑफ क्या हो जाएगा A23। अब -1 की पावर क्या हो जाएगी 5, और माइनर ऑफ A23। अब A23 यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम आपको छोड़ देना है, तो क्या बचेगा A11, A12, A31, A32, इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट आपको दिया हुआ है, यहाँ पर एलिमेंट आपको दिए हुए हैं 1 2 0 1 5 1 3 7 1। ठीक, अब हमको निकालना है कोफैक्टर ऑफ ये वाले 1 का। ठीक है, पहले वाले 1 का हम ले रहे हैं, मतलब हम किसका निकाल रहे हैं, A11 का निकाल रहे हैं। दैट मीन्स हम निकाल रहे हैं किसके लिए, कोफैक्टर 1 के लिए। ठीक है, अब 1 के लिए निकाल रहे हैं, इसका मतलब -1 रेस टू क्या हो जाएगा 1 + 1। ठीक है, अब यहाँ पे A11 का निकाल रहे हैं, तो ये वाला जो रो है और ये जो कॉलम है इसको छोड़ देना है, तो बाकी क्या बचा 5 1 7 1। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, तो -1 1 + 1 2 क्या हो गया स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 × 1 5 -7 × 1 7। देखिए अब यहाँ पे -1 का स्क्वायर है, तो ये तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा ये -2, तो टोटल क्या आ गया आपके पास -2, यहाँ पर आंसर आ गया। ठीक है, किसी और एलिमेंट का निकाल के देख लेते हैं। कोफैक्टर ऑफ, मान लीजिए हमको निकालना है 7 का। ठीक है, कोफैक्टर ऑफ 7 की पोजीशन क्या है, थर्ड रो और सेकंड कॉलम, मीन्स यहाँ पे I की वैल्यू क्या है 3 और J की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा फॉर्मूला -1 3 + 2 I + J 3 + 2, और डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, अब ये है आपका थर्ड रो और सेकंड कॉलम में, तो क्या बचा 1 0 1 1 1 0 1 1। ठीक, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो -1 रेस टू क्या हो गया 5, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 1 × 1 -1 × 0। ठीक, अब देखिए -1 की पावर कितनी हो गई 5 हो गई। दैट मीन्स ये क्या आएगा माइनस में आएगा, और यहाँ पे क्या है 1 - 0 मीन्स 1 है, तो टोटल मिला के यहाँ पे क्या आ गया
-1 आंसर आ जाएगा। ठीक, तो कोफैक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना है, जिस एलिमेंट का आपको कोफैक्टर निकालना है वही यहाँ पे प्लस में करना है। जैसे 1 1 है तो 1 + 1 है, 2 3 है तो 2 + 3 है, और इसी का आपको क्या निकालना है, माइनर निकालना है। ठीक, जैसे यहाँ पे A23 है तो माइनर भी किसका निकलेगा, A23 का ही माइनर निकलेगा। तो इस तरह से आप क्या निकाल लोगे, कोफैक्टर यहाँ पे निकाल लोगे। इसके बाद आता है डिटर्मिनेंट का एक्सपांसन। ठीक है, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ एवेल्यूटिंग ए डिटर्मिनेंट। मीन्स डिटर्मिनेंट को इवेल्यूट किस तरह से किया जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, एक्सपांसन का बोला जाता है। द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज ऑब्टेन्ड बाय इवेल्यूटिंग ए डिटर्मिनेंट एंड द मेथड ऑफ इवेल्यूटिंग अ डिटर्मिनेंट इज नोन एज एक्सपांसन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 ऑर्डर पे काम किया जाता है। मान लीजिए सबसे पहले हमको दिया हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1। ऑर्डर 1 का डिटर्मिनेंट हमको यदि दिया हुआ है, दैट मीन्स हमको क्या दिया हुआ है, इस तरह से कोई सिंगल एलिमेंट का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। तो सिंगल एलिमेंट का डिटर्मिनेंट यदि दिया हुआ है तो उसका जो एक्सपांसन होता है वो वही एलिमेंट आता है ना। फॉर एग्जांपल यदि आपको इस तरह से दिया हुआ है तो इसका जो एक्सपांसन होगा वो सिंगल एलिमेंट ही आ जाएगा। यदि 2 दिया हुआ है तो 2 आ जाएगा, 3 दिया है तो 3 आ जाएगा। मीन्स जो भी एलिमेंट दिया हुआ है वही उसके एक्सपांसन में आ जाएगा। सेकेंड क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। मान लीजिए 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है तो किस तरह से दिया हुआ होगा, A11, A12, A21, A22। तो इसका एक्सपांसन क्या होता है, A11 का मल्टीप्लाई किससे होगा, A22 से। A11 मल्टीप्लाई A22, फिर आता है माइनस, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या होगा, A21 का A12 से। तो A21 मल्टीप्लाई A12, ये एक्सपांसन होगा। यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है कि जो पहला टर्म होता है वो प्लस का होता है, उसके बाद अल्टरनेट सिंबल चेंज होते हैं। जैसे पहला प्लस का है तो दूसरा किसका होगा, माइनस का, फिर अगला किसका होगा, प्लस का। तो यहाँ पे जो साइन होते हैं वो अल्टरनेट आते हैं, प्लस से शुरू होता है, प्लस के बाद माइनस और फिर अगेन प्लस। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। मान लीजिए आपको दिया हुआ है 4 5 2 1, तो क्या हो जाएगा एक्सपांसन, 4 का मल्टीप्लाई 1 से 4, माइनस 2 का मल्टीप्लाई 5 से 10, कितना आ जाएगा ये, -6। इसमें जो IMP एक्सपांसन है वो है ऑर्डर 3 के लिए। थर्ड कैटेगरी है डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। मान लीजिए आपको डिटर्मिनेंट को इस तरह से दिया हुआ है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, इसका अब आपको एक्सपांसन करना है। ठीक, देखिए एक्सपांसन यदि आपको करना है तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम को लेकर आप एक्सपांड कर सकते हो। यदि आप फर्स्ट रो को लेकर करते हो या सेकंड रो को या फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम किसी को भी लेकर आप कर सकते हो, वैल्यू आपकी सेम आएगी, है ना। तो आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम को लेकर एक्सपांड कर सकते हो, वैल्यू हमेशा सेम आती है। तो अभी मान लीजिए हम यहाँ पे फर्स्ट रो को कंसीडर कर रहे हैं, तो अभी हमने बताया कि जो साइन है वो आपके अल्टरनेट आते हैं, मीन्स प्लस से शुरू होता है, फिर प्लस के बाद माइनस, फिर प्लस, इस तरह से। तो यहाँ पे आपका एक्सपांड किससे शुरू होगा, A11 से। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है A11, ये प्लस सिंबल के साथ है। अब A11 ऑर्डर क्या है, यहाँ पे 3 है, तो A11 आपने लिखा है तो A11 जिस रो या जिस कॉलम में है उसको छोड़कर आपको A11 का क्या लिखना है, फिर डिटर्मिनेंट लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे A11 जिस रो या जिस कॉलम में है उसको आपको छोड़ देना है। मीन्स फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आप छोड़ दोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे इसको डिटरमिनेंट लिखना है तो ये आएगा A22, A23, A32, A33। अब अगला क्या आएगा, माइनस। हम रो वाइज कर रहे हैं, फर्स्ट रो के हिसाब से हम एक्सपांड कर रहे हैं, तो अगला क्या आएगा, A12। तो यहाँ पे A12 नेगेटिव आएगा। अब A12 के करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, A12 कहाँ है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में, तो इसको छोड़ देना है, क्या बचा, A21, A23, A31, A33।
फिर क्या आएगा प्लस, अगला एलिमेंट क्या है A13। A13 कहाँ पर है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में, तो क्या बचा A21, A22, A31, A32। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 का ये एक्सपांसन कहलाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए ये ऑर्डर 3 का हमको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसको एक्सपांड करना है। ठीक है, अब इसको किसी भी रो या किसी कोई की भी कॉलम के करस्पॉन्डिंग आप कर सकते हो, वैल्यू सेम आएगी। तो हम यहाँ पे अलग अलग दो एग्जाम्पल देख लेंगे, दो तरीके से उसको देखते हैं कि वैल्यू सेम आती है या नहीं। सबसे पहले हम इसको एक्सपांड करते हैं फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग। तो क्या आएगा, देखिए सबसे पहला एलिमेंट क्या है 3, इसका डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, 3 यहाँ पे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, इसको छोड़कर क्या बचा 1 -2 3 4। अगला एलिमेंट क्या आएगा माइनस के साथ 2। ठीक है, 2 को देखते हैं, तो 2 को फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है, इसको छोड़ने के बाद क्या बचेगा 0 -2 1 4। अगला एलिमेंट क्या है 1, प्लस के साथ आएगा। 1 किस रो में है, फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है, इन दोनों को हटाने के बाद क्या बचेगा 0 1 1 3। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 3 1 × 4 4 माइनस, देखिए बीच में माइनस आता है और यहाँ पे क्या है 3 - 2 है, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 6। ठीक, आगे सॉल्व करते हैं। -2 0 × 4 0 माइनस 1 × -2 क्या जाएगा -2 प्लस 1 0 × 3 0 1 × 1 1। सॉल्व कर लेते हैं आगे। 3 4 माइनस प्लस 6 कितना जाएगा 10 -2 0 -2 मीन्स +2 प्लस 1 0 -1 1। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करते हैं। 10 × 3 30 2 × 2 4 1 × -1 तो -1 आ जाएगा। अब ये कितना जाएगा 30 -5, दैट मीन्स ये आ गया आपका 25। ठीक है, अब इसी डिटर्मिनेंट को हम किसी और रो के करस्पॉन्डिंग सॉल्व करके देखते हैं, एक्सपांड करके देखते हैं कि वैल्यू 25 आती है या नहीं। इसी डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करते हैं। अब मान लीजिए इस बार थर्ड रो के बेस पर, तो वैल्यू 25 आनी चाहिए, है ना। तो थर्ड रो के बेस पर करते हैं, तो देखिए पहला एलिमेंट क्या है 1, इसके लिए डिटर्मिनेंट क्या होगा, अब इस रो और इस कॉलम को छोड़ने के बाद क्या बचेगा 2 1 1 -2। अगला एलिमेंट क्या है 3, माइनस सिंबल के साथ आएगा। थर्ड रो और सेकंड कॉलम को छोड़ने के बाद क्या बचेगा 3 1 0 -2। ठीक है, प्लस के साथ क्या आएगा थर्ड एलिमेंट 4 के लिए लिखते हैं, तो 4 कहाँ पर है थर्ड रो और थर्ड कॉलम में, इन दोनों को छोड़ने के बाद क्या बचेगा यहाँ पे 3 2 0 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 2 × -2 कितना हो जाएगा -4 और -1 × 1, फिर -3 3 × -2 कितना हो गया -6 0 × 1 0 प्लस 4 3 × 1 3 0 × 2 0। आगे सॉल्व करते हैं। 1 ये कितना हो जाएगा -5 -3 ये कितना हो गया -6 प्लस ये कितना हो गया 12। ठीक है, कितना जाएगा ये -5 माइनस प्लस 3 × 6 18 प्लस कितना हो गया 12, कितना हो जाएगा 18 + 12 30 30 - 5 कितना हो गया 25। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग एक्सपांड किया था तब भी 25 आ रहा था, और थर्ड रो के करस्पॉन्डिंग एक्सपांड किया है तब भी 25 आ रहा है। तो आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लिए एक्सपांड कर सकते हो, वैल्यू आपकी सेम आएगी। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो ये होता है डिटर्मिनेंट का एक्सपांसन। अब इसके बाद देखते हैं डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन यदि आप इनको ध्यान रखते हैं तो कई बार जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें थ्योरी बेस पे कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल जो चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, तो वो इसमें आपको हेल्प करते हैं। जैसे मान लीजिए इफ़
द रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज। कहने का मतलब ये होता है, मान लीजिए आपके पास कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि इसमें एलिमेंट है A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3, ठीक है, ये एलिमेंट दिए हुए हैं। तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने लिख लिया है A1 और A2 और A3, ठीक है। फिर यहाँ पे लिख लिया हमने B1, B2 और B3, और यहाँ पे हमने लिख दिया C1, C2, C3। दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, रोज एंड कॉलम्स इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं। मीन्स यहाँ पे इसका ट्रांसपोज टाइप से हमने कर दिया है, जो यहाँ पे कॉलम था वो हमने यहाँ पे रो बना दिया है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं A1, B1, C1 था, तो इस रो को हमने क्या कर दिया, कॉलम कर दिया A1, B1, C1। इसी तरह A2, B2, C2 यहाँ पे रो है, इसको हमने कॉलम कर दिया। तो रो और कॉलम का यदि हम इंटरचेंज कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो सेम रहेगी, इसकी जो वैल्यू आएगी इक्वल टू इसकी वैल्यू, ठीक है। तो इन दोनों की वैल्यू आपस में बराबर रहेगी, ठीक है। सेकंड क्या है, द इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और कॉलम्स चेंजेस द साइन ऑफ अ डिटर्मिनेंट विदाउट अल्टरिंग इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू। अब इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपके पास कोई डिटर्मिनेंट है A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3, ये आपके पास डिटर्मिनेंट है, ठीक है। अब मान लीजिए आप कुछ इस तरह से यहाँ पे लिख रहे हैं B1, A1, C1, B2, A2, C2, B3, A3, C3, ये आपके पास डिटर्मिनेंट है नया। आपने क्या किया है, जो A1, A2, A3 इस कॉलम को B1, B2, B3 कॉलम के साथ इंटरचेंज कर दिया है। तो यहाँ पर A1, A2, A3 को आपने इस तरफ कर दिया है और B1, B2, B3 को इस तरफ कर दिया है। मीन्स इन दो कॉलम को आपने इंटरचेंज कर दिया है। तो वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आपकी सेम आएगी, लेकिन इसमें सिर्फ माइनस का सिंबल लग जाएगा। मीन्स यदि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, यदि इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, लेकिन वैल्यू रहेगी इक्वल, ठीक है। थर्ड क्या है, इफ टू रोज और टू कॉलम्स इन अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल द वैल्यू इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होता है, यदि आपके पास कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और उसमें दो रो या फिर दो कॉलम सेम है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है A1, B1, C1, और यहाँ पर भी कौन सी रो है, A1, B1, C1, और एक कोई रो अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो दो रो है वो दोनों सेम है। तो यदि किसी भी डिटर्मिनेंट की दो रो या फिर दो कॉलम सेम होते हैं तो वहाँ पे जो इसकी वैल्यू है वो हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी। फोर्थ है, if the elements of a row or column of a determinant are multiplied by a scalar, then the value of the new determinant is equal to same scalar times the value of the original determinant। देखिए यहाँ पे क्या है, if मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट डी आपको दिया हुआ है, इसमें एलिमेंट है A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3, ठीक है, नया डिटर्मिनेंट है और इसमें किसी स्केलर से आपने मल्टीप्लाई किया है फर्स्ट रो में इस तरह से KA1, K B1, K C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3। देन तो वैल्यू किस तरह से हम निकाल सकते हैं, डी डैश की जो वैल्यू आएगी, इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी उसमें सिंपली आप किसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, के का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ पे जो डी डिटर्मिनेंट की वैल्यू है उसमें आप किसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, के का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकल आएगी, ठीक। नेक्स्ट क्या है, इफ ईच रो नेक्स्ट है, if each element of any row or column of a determinant is the sum of two or more numbers, then the determinant is expressible as the sum of two or more determinants of the same order। कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपको कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है इस तरह से
और इसमें किसी एक रो या किसी कॉलम में कोई और एक नंबर ऐड किया हुआ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे A1 है, यहाँ पे B1 है, यहाँ पे C1 है, यहाँ पे A2 है, यहाँ पे B2 है और यहाँ पे C2 है, A3 है, B3 है और C3 है। ये आपको डिटरमिनेंट दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे किसी नंबर का एडिशन किया गया है। मान लीजिए यहाँ पे X1 का किया हुआ है, यहाँ पे X2 का किया हुआ है और यहाँ पे X3 का किया हुआ है। तब इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? इनको दो डिटरमिनेंट के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला क्या बनेगा? A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 प्लस अब जो नंबर ऐड हुआ है उसको आप अलग यहाँ पे बता सकते हैं। तो नया क्या है? X1 और बाकी क्या रहेगा? B1 C1, X2 B2 C2, X3 B3 C3। ओके, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है डिटरमिनेंट की जिनको आप ध्यान रखना है। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो हमने देखा डिटरमिनेंट्स क्या होता है, साथ ही साथ हमने देखा डिटरमिनेंट का माइनर, कोफैक्टर और एक्सपांसन किस तरह से निकाला जाता है और डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। इस वीडियो को आप ध्यान से देखें क्योंकि इसके बेस पर ही आपको पता चलेगा कि किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट और इन्वर्स किस तरह से निकाला जाता है। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें, ठीक। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।